संसद के मानसूनी सत्र का वो पहला दिन देश के बजटीय या राजनीतिक इतिहास में नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े छात्र आंदोलन की हुंकार के रूप में दर्ज हो चुका है। जब संसद की दहलीज के बाहर जंतर मंतर से उठा संसद चलो मार्च पुलिस के वाटर कैनन, बैरिकेड्स और लाठियों का सामना कर रहा था, ठीक उसी वक्त संसद के भीतर देश की सबसे युवा और आक्रामक राजनीतिक आवाज और सत्ता के सबसे मजबूत केंद्र के बीच आंखों ही आंखों में और शब्दों के प्रहार में एक ऐसा टकराव हुआ जिसने दिल्ली की सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। संसद के गलियारे साक्षी हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने खड़े होकर करोड़ों छात्रों और युवाओं का दर्द रख रहे थे, तो बात सिर्फ एक परीक्षा या एक आयोग की नहीं रह गई थी। NEET UG 2026 के ऐतिहासिक पेपर लीक और CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग की धांधलियों ने जब लाखों छात्र छात्राओं और उनके परिवारों के सपनों को सड़क पर ला खड़ा किया, तो उसका सीधा असर केंद्र सरकार के सबसे प्रमुख मंत्रियों के पदों पर पड़ना तय था। जंतर मंतर पर CJP का लगातार 1 महीने का धरना, पुलिस कार्रवाई का विरोध, लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई की घोषणा और उसके बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 25 जुलाई को इस्तीफा, यह कोई मामूली घटनाक्रम नहीं है। एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होना अपने आप में छात्र शक्ति और युवाओं के राजनीतिक प्रभाव की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ संसद का ये तूफान शांत हो जाएगा, वे भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी पटकथा को समझने में चूक गए। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का हटना तो केवल पहली परत का गिरना था। असली कहानी और असली राजनीतिक भूचाल तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद संसद के भीतर शुरू हुआ, जब एक और ऐसे केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग गूंज उठी जिसकी कल्पना शायद सत्ता पक्ष के रणनीतिकारों ने भी नहीं की थी। अगर आप भी सोचते हैं कि यह आंदोलन केवल शिक्षा मंत्रालय या नीट परीक्षा तक सीमित था, तो आपको संसद के भीतर चल रही उस अंदरूनी रणनीति को समझना होगा जिसने पूरी सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में लाकर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम संसद के भीतर हुए उस सबसे बड़े राजनीतिक टकराव की पूरी सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों व युवा साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। जब संसद का सत्र शुरू हुआ और विपक्षी खेमे से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने कमान संभाली, तो पूरे सदन का माहौल एक पल में बदल गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब युवाओं की आवाज गूंजी, तो सत्ता पक्ष के बड़े बड़े दिग्गजों के चेहरे का रंग उतरने लगा। एक तरफ सत्ता की दशकों पुरानी राजनीतिक ताकत थी और दूसरी तरफ युवाओं, वंचितों और सड़कों से निकलकर संसद पहुंचे उस जननेता की हुंकार थी जिसके पीछे देश का करोड़ों कैडर और छात्र समुदाय खड़ा था। संसद के उस गलियारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर आजाद का आमना सामना हुआ, तो ये सिर्फ दो राजनीतिक हस्तियों का आमना सामना नहीं था, ये सड़कों के आक्रोश का सत्ता के सीधे तंत्र से मुकाबला था। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का हिसाब मांगते हुए जब चंद्रशेखर आजाद ने सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे, तो सदन के भीतर सन्नाटा पसर गया। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो केवल एक बानगी था, लेकिन जैसे ही सदन के पटल पर सरकार के एक और सबसे प्रभावी, सबसे चर्चित और तथाकथित रूप से सबसे सफल माने जाने वाले मंत्रालय की नीतियों पर सवाल उठने शुरू हुए, पूरे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक नया बवंडर खड़ा हो गया। ये बवंडर क्या था? ये मांग किस नए इस्तीफे की थी और क्यों? इस एक मांग ने देश के सबसे शक्तिशाली प्रशासनिक महकमे के पसीने छुड़ा दिए। दरअसल नीतिगत फैसलों और कॉरपोरेट तंत्र के बीच एक ऐसा घालमेल तैयार हो चुका था जिसकी सीधी आंच देश के आम किसान, युवाओं और देश के भविष्य पर पड़ रही थी। जब संसद में शिक्षा के निजीकरण और परीक्षा प्रणालियों के ढहने की बात हो रही थी, उसी वक्त संसद के दस्तावेजों में एक ऐसी नीतिगत फाइल पर बहस छिड़ गई जिसने एक और बड़े मंत्रालय के मुखिया की कुर्सी को सीधे तौर पर हिलाकर रख दिया। वो मंत्रालय जिसके फैसलों को अब तक केवल विकास के पोस्टर पर चमकाया जाता था, अचानक उसके पीछे छिपे एक बहुत बड़े आर्थिक नीतिगत फैसले और उससे जुड़े निजी हितों का कच्चा चिट्ठा संसद की टेबल पर आ गिरा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उत्साहित और आक्रोशित छात्र नेता और जनप्रतिनिधि अब केवल एक मोहरे की बलि से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे उस पूरी व्यवस्था और उस कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गए जिसका सीधा संबंध देश के कृषि और ऊर्जा क्षेत्र के बड़े उद्योगपतियों से जुड़ता दिख रहा था। संसद के भीतर जब भीम आर्मी चीफ ने इस दूसरे इस्तीफे की मांग को उठाया, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने तुरंत शोर शराबा शुरू कर दिया। वे जानते थे कि अगर इस दूसरे केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ या इस मुद्दे पर बहस आगे बढ़ी, तो ये सिर्फ किसी मंत्री की व्यक्तिगत हार नहीं होगी, बल्कि सरकार की पूरी उस नीतिगत ब्रांडिंग की हार होगी जिसे सालों से खड़ा किया गया है। लेकिन संसद की कार्यवाही के बीच जो आंकड़े और जो दस्तावेज पेश किए जा रहे थे, वे बेहद गंभीर थे। एक तरफ जहां युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा था, वहीं दूसरी तरफ देश के संसाधनों का एक विशेष नीति के तहत कैसे एक तरफा इस्तेमाल किया जा रहा था, इसका खुलासा संसद के भीतर होने लगा। दर्शक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जब कोई नेता बिना किसी डर के संसद के भीतर सत्ता के सबसे बड़े प्रतीकों को चुनौती देता है, तो उसके पीछे जनसैलाब का वो नैतिक बल होता है जो सड़कों पर पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ता है।
20 जुलाई की उस बारिश और पुलिसिया दमन के बीच जिन छात्रों ने खून बहाया था, उनके पीछे खड़े नेतृत्व ने संसद के पटल पर यह साफ कर दिया कि यह लड़ाई केवल एक परीक्षा सुधार पर खत्म नहीं होगी। संसद के उस पहले ही दिन की शाम होते होते गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर बैठकों का दौर शुरू हो चुका था। धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र तो टेबल पर आ चुका था और उसे स्वीकार भी कर लिया गया था, लेकिन उस त्यागपत्र के तुरंत बाद जो नया राजनीतिक संकट खड़ा हुआ था, उसने सरकार के सामने एक बहुत बड़ी धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी। अगर सरकार इस दूसरे इस्तीफा मांगने वाले दबाव के आगे झुकती है तो सरकार की साख पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, और अगर सरकार इस मांग को नजरअंदाज करती है तो संसद से लेकर सड़कों तक ऐसा आंदोलन खड़ा होने का खतरा था जिसकी आंच पूरे देश के राज्यों में फैल सकती थी। उस वक्त संसद के गलियारों में घूम रहे पत्रकारों, सांसदों और राजनीतिक विशेषज्ञों को यह एहसास हो चुका था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठी सरकार अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। वह दूसरा कौन सा मंत्रालय था, वो कौन सा केंद्रीय मंत्री था जिसकी कुर्सी पर अब तलवार लटक रही थी और जिसके इस्तीफे की मांग ने पूरे देश के सियासी गणित को बिगाड़ कर रख दिया था। संसद के उस ऐतिहासिक और तनावपूर्ण माहौल की अगली कड़ी में जो कुछ भी घटा, उसने भारतीय राजनीति के एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। संसद के उस ऐतिहासिक सन्नाटे के पीछे जो राजनीतिक तूफान पक रहा था, उसकी भनक सत्ता के गलियारों में बैठे बड़े से बड़े रणनीतिकारों को भी नहीं थी। जंतर मंतर पर ढले पसीने और बहे खून का हिसाब मांगने जब युवा नेतृत्व संसद के भीतर खड़ा हुआ तो मामला केवल एक मंत्री के पदत्याग तक सिमटने वाला नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान का जाना तो सिर्फ उस शुरुआत की पहली कड़ी था, जिसके बाद सत्ता के सबसे ताकतवर और अजेय समझे जाने वाले स्तंभ पर सवाल खड़े होने थे। संसद की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुई तो पूरा देश अपनी सांसें थामे टीवी स्क्रीन और दीर्घाओं की तरफ देख रहा था। एक तरफ वे चेहरे थे जो दशकों से नीतियों के निर्माता बने बैठे थे, और दूसरी तरफ वो नेता था जो करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, छात्रों और युवाओं की उम्मीद बनकर संसद के पटल पर हर एक आंख में आंख डालकर सवाल दाग रहा था। जब चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बोलना शुरू किया तो उनके हर एक शब्द में उन लाखों युवाओं का दर्द छलक रहा था जो पुलिस की लाठियों के साए में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इस बार का हमला किसी साधारण नीति या किसी छोटे अधिकारी पर नहीं था। इस बार निशाना सीधे उस नीतिगत ढांचे पर था जिसने देश के सबसे बड़े संसाधनों को एक खास कॉरपोरेट तंत्र के हाथों में सौंपने की योजना तैयार की थी। संसद के भीतर जब इस दूसरे मुद्दे को उठाया गया तो सत्ता पक्ष के वरिष्ठ मंत्रियों के चेहरों पर साफ तौर पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती थीं। जिस दूसरे बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग अप्रत्यक्ष रूप से उठाई जा रही थी, उन्हें अब तक मीडिया और प्रशासनिक तंत्र द्वारा एक सबसे सफल और विवादों से दूर रहने वाले मंत्री के रूप में पेश किया जाता रहा है। लेकिन जब संसद के पटल पर एथेनॉल नीति, बड़े उद्योगपतियों को दिए गए सीधे फायदों और देश की कृषि व्यवस्था को एक खास कॉरपोरेट ढांचे में धकेलने के खेल का खुलासा होने लगा तो संसद की दीवारें तक थर्रा गईं। ये केवल एक राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि उन तथ्यों और आंकड़ों का एक ऐसा पुलिंदा था जिसने सरकार की नीतियों की पोल खोलकर रख दी। छात्रों का आंदोलन तो एक चिंगारी था, लेकिन संसद के भीतर उस चिंगारी ने एक ऐसे बारूद के ढेर को छू दिया जिसके फटने से सरकार का पूरा इकबाल दांव पर लग गया था। जब संसद में एथेनॉल ब्लेंडिंग और ऊर्जा नीतियों के नाम पर देश के किसानों और आम जनता की जेब पर डाका डालने का मुद्दा गूंजा तो विपक्षी खेमे में भी एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि शिक्षा आंदोलन की आड़ में एक ऐसा नीतिगत घोटाला संसद के केंद्र में आ जाएगा जिसका सीधा संबंध देश के सबसे बड़े बुनियादी ढांचा मंत्री से जुड़ता है। उस मंत्री की कार्यशैली और उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर जब उंगली उठी तो सत्ता पक्ष के पास बचाव के लिए कोई ठोस तर्क नहीं बचा था। संसद के भीतर जब चंद्रशेखर आजाद ने ये सवाल पूछा कि आखिर क्यों एक तरफ देश का युवा सड़कों पर बेरोजगारी और पेपर लीक की मार झेल रहा है और दूसरी तरफ देश के नीति नियंता कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों की तिजोरियां भरने के लिए ऐसी नीतियां बना रहे हैं जो सीधे तौर पर एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं, इस सवाल ने संसद के तापमान को चरम पर पहुंचा दिया। भीम आर्मी के कैडर से लेकर देश के आम नागरिक तक हर कोई ये समझ रहा था कि ये लड़ाई अब केवल एक परीक्षा को रद्द कराने या एक मंत्री को हटाने की नहीं रह गई है। ये लड़ाई उस पूरी मानसिकता और उस नीतिगत तंत्र के खिलाफ हो चुकी थी जो देश के बहुजन, गरीब, किसान और युवाओं को सिर्फ एक वोट बैंक मानकर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा था। संसद में जब इस दूसरे मंत्री के इस्तीफे की मांग की गूंज बढ़ी तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। वे जानते थे कि अगर यह मांग जोर पकड़ती है और सड़कों पर उतरती है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो केवल एक छोटी सी छंटनी बनकर रह जाएगा। असली झटका तो तब लगेगा जब सरकार का वो चेहरा बेनकाब होगा जिसे अब तक विकास का सबसे बड़ा मसीहा बनाकर पेश किया जाता रहा है। संसद के उस माहौल में जो तनाव पैदा हुआ था उसने दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक एक नया संदेश भेज दिया था। जंतर मंतर पर बैरिकेड्स तोड़ने वाले छात्रों को अब ये समझ आ रहा था कि संसद के भीतर उनका प्रतिनिधि केवल भाषण नहीं दे रहा है बल्कि सत्ता के सबसे मजबूत किले की दीवारों को दरका रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री और उस दिग्गज मंत्री के सामने खड़े होकर बिना किसी झिझक के ये मांग रखी जा रही थी
तो संसद के भीतर का हर एक सदस्य ये महसूस कर रहा था कि देश की राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। इस नए इस्तीफे की मांग ने सरकार को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से पीछे हटने का मतलब अपनी नाकामी को स्वीकार करना था और आगे बढ़ने का मतलब देश भर में एक बड़े जन आंदोलन का सामना करना था। लेकिन सवाल ये था कि क्या सरकार इस भारी दबाव के आगे झुकेगी? क्या उस शक्तिशाली मंत्री की कुर्सी बच पाएगी जिसके फैसलों पर अब देश के भविष्य को बेचने के गंभीर आरोप लग चुके थे? संसद के भीतर का ये घमासान अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से आने वाले कुछ घंटे देश की राजनीति की नई दिशा तय करने वाले थे। संसद की दीवारों के भीतर और बाहर का तापमान अब एक समान उबल रहा था। जो आंदोलन जंतर मंतर की सड़कों पर पानी की बौछारों और लाठियों के सामने खड़ा हुआ था, उसने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचकर एक ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद यह माना जा रहा था कि स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन संसद के तीसरे दिन की कार्यवाही की शुरुआत के साथ ही विपक्ष और विशेष रूप से युवा नेतृत्व का रुख और अधिक कड़ा हो गया। संसद के गलियारों में यह स्पष्ट दिखने लगा था कि बात अब सिर्फ एक परीक्षा के रद्द होने या किसी एक प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे नीतिगत और आर्थिक मॉडल पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है जिसने देश के संसाधनों को कुछ चुनिंदा हाथों में केंद्रित कर दिया है। जब चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बोलना शुरू किया तो उनका हर एक तर्क उन करोड़ों आंखों की उम्मीद बन गया जो वर्षों से अपने हक, अपनी शिक्षा और अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रही थीं। संसद के भीतर जब दूसरे इस्तीफे की मांग गूंजी तो सत्ता पक्ष के दिग्गज नेताओं के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। जिस एथेनॉल नीति और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के ढोल पूरे देश में पीटे जा रहे थे, संसद के पटल पर रखे गए आंकड़ों ने उसकी दूसरी तस्वीर पेश कर दी। यह दिखाया गया कि कैसे एक तरफ देश का युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए भटक रहा है, कर्ज के बोझ तले दब रहा है, और दूसरी तरफ देश की कृषि उपज और ऊर्जा नीति का इस्तेमाल करके कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को हजारों करोड़ों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। जब इस नीतिगत निर्णय के पीछे खड़े केंद्रीय मंत्री से जवाब मांगा गया तो पूरे सदन में हंगामा खड़ा हो गया। ये वो क्षण था जब पूरे देश ने देखा कि संसद के भीतर सड़कों की आवाज कैसे सत्ता के सबसे बड़े स्तंभों को चुनौती दे सकती है। भीम आर्मी और बहुजन आंदोलन से जुड़े कैडर के साथ साथ देश भर के जागरूक युवाओं के लिए ये पल किसी ऐतिहासिक मोड़ से कम नहीं था। संसद में उठ रही ये आवाज किसी व्यक्तिगत विद्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि उन लाखों करोड़ों शोषित और वंचित परिवारों का हुंकार थी जिनके सपनों को गलत सरकारी नीतियां निगल रही थीं। जब संसद के भीतर बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे देश के सबसे शक्तिशाली मंत्री के फैसलों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई तो सत्ता पक्ष के रणनीतिकारों के हाथ पांव फूलने लगे। उन्हें यह समझ आने लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो केवल एक मोहरे की बलि था, लेकिन अगर इस दूसरे नीतिगत मामले पर सरकार पीछे हटती है तो इसका सीधा असर सरकार के पूरे आर्थिक एजेंडे और कॉर्पोरेट संबंधों पर पड़ेगा। संसद की कार्यवाही स्थगित होने और फिर से शुरू होने के सिलसिले के बीच गुप्त बैठकों का दौर भी तेज हो चुका था। सरकार के बड़े बड़े दूत विपक्ष और जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस नए इस्तीफे की मांग को दबाया जा सके, लेकिन संसद के भीतर का माहौल ये साफ बता रहा था कि ये लड़ाई अब किसी समझौते से खत्म होने वाली नहीं है। जो युवा पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर संसद तक पहुंचे थे, उनके पीछे खड़े नेतृत्व ने यह साफ कर दिया था कि जब तक देश के संसाधनों का दोहन करने वाली नीतियों के जिम्मेदार पदों पर इस्तीफा नहीं देते और जवाबदेही तय नहीं होती, तब तक यह आंदोलन न संसद के भीतर थमेगा और न ही सड़कों पर शांत होगा। संसद की उस शाम की कार्यवाही का अंत किसी नतीजे पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसने एक ऐसी लकीर खींच दी जिसने देश की भावी राजनीति का रास्ता बदल दिया। सत्ता के गलियारों में फैली घबराहट अब साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि सड़कों का जनाक्रोश अब संसद के भीतर एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे दबाना या खारिज करना अब संभव नहीं रहा। उस शक्तिशाली मंत्री की कुर्सी पर जो खतरा मंडरा रहा था, उसने ये साबित कर दिया कि जब जनता और युवा अपने अधिकारों के लिए एक होकर खड़े होते हैं तो सत्ता का सबसे बड़ा किला भी डगमगाने लगता है। संसद के तीसरे दिन की शाम के बाद दिल्ली का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सत्ता के गलियारों में जो सन्नाटा छाया हुआ था वो किसी बड़े भूचाल के आने से पहले की खामोशी थी। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ एक छात्र प्रदर्शन नहीं रह गया था, बल्कि उसने संसद के पटल पर देश की सबसे बड़ी नीतिगत गड़बड़ियों की परतें उखाड़ कर रख दी थीं। जब संसद के अगले सत्र की शुरुआत हुई तो हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि क्या सरकार अब भी चुप्पी साधे रखेगी या फिर उस दूसरे शक्तिशाली मंत्री पर गाज गिरना तय है। संसद के भीतर जब विपक्ष के तेवर और कड़े हुए और चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर मोर्चा संभाला तो पूरे सदन में एक अलग ही ऊर्जा और तनाव का एहसास होने लगा। उनके तर्कों में केवल आक्रोश नहीं था, बल्कि उन सभी युवाओं, किसानों और वंचितों की आवाज थी जो सालों से एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे। संसद की इस कार्यवाही में उस नीतिगत खेल को और गहराई से जनता के सामने लाया गया जिसने देश के संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण किया था। जब बुनियादी ढांचे और ऊर्जा नीति के नाम पर चल रहे फैसलों के दस्तावेजों का हवाला दिया गया तो सत्ता पक्ष के सांसद बचाव में एक शब्द भी नहीं बोल पाए। जिस एथेनॉल नीति को देश के विकास का सबसे बड़ा जरिया बताकर प्रचारित किया जा रहा था,
उसके पीछे की असली कड़वी सच्चाई संसद के पटल पर खुलकर सामने आ चुकी थी। ये दिखाया गया कि कैसे नीतियों के इस ताने बाने से आम जनता को राहत मिलने के बजाय कुछ चुनिंदा औद्योगिक घरानों की तिजोरियां भरी गईं। इस पूरे नीतिगत ढांचे के पीछे जो चेहरा था, उन केंद्रीय मंत्री की साख पर अब सीधे सवाल उठ चुके थे। अब तक जिन्हें एक सफल नीति निर्माता के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, उनकी नीतियों के पीछे छिपे कॉरपोरेट हितों का बेनकाब होना सरकार के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी बड़ा झटका साबित हो रहा था। भीम आर्मी और सहयोगी संगठनों के समर्थकों का हौसला संसद की इन कार्रवाइयों को देखकर चरम पर था। वे समझ रहे थे कि उनके नेता केवल संसद का घेराव करने या सांकेतिक विरोध दर्ज कराने नहीं गए हैं, बल्कि वे उस व्यवस्था की नींव हिला रहे हैं जो बरसों से बहुजनों और युवाओं के अधिकारों पर डाका डालती आई है। संसद के भीतर जब इस दूसरे मंत्री के इस्तीफे की मांग को बार बार दोहराया गया तो सरकार के रणनीतिकार बैकफुट पर आ गए। उन्हें साफ दिख रहा था कि अगर उन्होंने इस मांग को अनसुना करने की कोशिश की तो सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा जिसे काबू करना दिल्ली प्रशासन और केंद्रीय पुलिस के बस की बात नहीं होगी। संसद से लेकर सड़कों तक हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि क्या एक और केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा होना तय है। संसद के भीतर चल रही इस खींचतान का असर सरकार के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों पर भी गहराई से पड़ने लगा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के भीतर भी अलग अलग गुटों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग मानते थे कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जबकि कुछ इस डर में थे कि एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे सरकार की साख को पूरी तरह खत्म कर देंगे। लेकिन संसद के भीतर का माहौल ये साबित कर रहा था कि सत्ता अब जन दबाव के आगे असहाय महसूस कर रही है। वो शाम संसद के इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो रही थी जहां जनता का आक्रोश संसद के पटल पर सीधे सत्ता के सबसे मजबूत स्तंभों को कटघरे में खड़ा कर चुका था। अब देखना यह था कि इस अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम का अंतिम अध्याय क्या रूप लेता है और आने वाले कुछ घंटे देश की राजनीति में क्या नया मोड़ लाते हैं। संसद के पूरे सत्र के दौरान जो बवंडर आकार ले रहा था, उसने भारतीय राजनीति की दशकों पुरानी कार्यशैली को एक झटके में बदल कर रख दिया था। धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र से जो भूचाल शुरू हुआ था, वो दूसरे केंद्रीय मंत्री की नीतियों पर उठते सवालों के साथ अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। संसद के 5वें और अंतिम पड़ाव पर जब पूरी दुनिया इस अभूतपूर्व दृश्य की गवाह बन रही थी, तो यह स्पष्ट हो गया कि भारत का छात्र और युवा आंदोलन अब महज एक सड़क का विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि सत्ता के शीर्ष को नीतिगत रूप से कटघरे में खड़ा करने वाली एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति बन चुका है। संसद भवन परिसर के भीतर जब एक ओर बैठकों का दौर अंतिम चरण में था, तो दूसरी ओर संसद के पटल पर चंद्रशेखर आजाद के तर्क सत्ता पक्ष की हर रक्षात्मक दलील को ध्वस्त कर रहे थे। जिस बुनियादी ढांचा और ऊर्जा नीति के बूते सरकार अपनी सफलता के कसीदे गढ़ती आई थी, उसकी आड़ में छिपे कॉरपोरेट तंत्र और उससे जुड़े आर्थिक नीतिगत फैसलों का एक एक सच संसद के पटल पर दर्ज हो चुका था। जब एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट्स और कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को दिए गए नीतिगत संरक्षण के आंकड़े खुलकर सामने आए, तो सदन के भीतर सन्नाटा गहरा गया। ये सन्नाटा इस बात का प्रतीक था कि अब सत्ता पक्ष के पास बचाव के लिए न तो शब्द बचे थे और न ही कोई नैतिक धरातल। 20 जुलाई की उस बारिश में भीगे पुलिस के वाटर कैनन और लाठियों का सामना करने वाले एक एक छात्र का संघर्ष अब संसद के ऐतिहासिक दस्तावेजों का हिस्सा बन रहा था। जब एक जनप्रतिनिधि बिना किसी खौफ के सत्ता के सबसे मजबूत प्रतीक की आंखों में आंखें डालकर जनहित के सवाल पूछता है, तो वह केवल अपना भाषण नहीं दे रहा होता, बल्कि देश के करोड़ों वंचितों, किसानों और युवाओं की उस अटूट उम्मीद को आवाज दे रहा होता है जो न्याय की प्रतीक्षा में थे। संसद की कार्यवाही समाप्त होने से ठीक पहले जो दृश्य दिखाई दिया, उसने आने वाले समय की भावी राजनीति का एजेंडा तय कर दिया। यद्यपि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही आ चुका था, लेकिन दूसरे शक्तिशाली मंत्री की नीतियों पर जो उंगली उठ चुकी थी, उसने सरकार के उस अजेयता के भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया जिसे वर्षों से प्रचारित किया जा रहा था। संसद के भीतर से उठी ये मांग अब केवल संसद की चारदीवारी तक सीमित रहने वाली नहीं थी। यह संदेश देश के हर राज्य, हर शहर, हर विश्वविद्यालय और हर गांव तक पहुंच चुका था कि जब युवा और शोषित वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक मंच पर खड़े होते हैं, तो सत्ता के सबसे बड़े और मजबूत स्तंभ भी डगमगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। संसद का ये सत्र भले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया हो, लेकिन इसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह अध्याय गवाही देता है कि जन आंदोलन की ताकत जब एक मजबूत, निडर और समर्पित नेतृत्व के साथ संसद के भीतर पहुंचती है, तो वो किसी भी नीतिगत गड़बड़ी को बेनकाब कर सकती है। धर्मेंद्र प्रधान के बाद जिस नए इस्तीफे और नीतिगत बदलाव की मांग की गूंज संसद में उठी है, वह आने वाले दिनों में देश की भावी राजनीति, नीतियों और सत्ता के समीकरणों को किस दिशा में मोड़ती है, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है कि भारत की राजनीति अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां युवाओं और बहुजनों के हक की आवाज को दबाना अब किसी भी सरकार के लिए नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।